गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखो अभी तक अपन ने जीओसी में क्या क्या डिस्कस कर लिया था ये एक बार अपन देख लेते हैं। अपना पार्ट चल रहा था जीओसी। जीओसी में सबसे पहले अपन ने कवर किया था इंडक्टिव इफेक्ट। उसके बाद अपन ने इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, और 3 नंबर पर अपन जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे वो था रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। तीनों टॉपिक अपन ने आसानी से पढ़ लिए थे, उनकी एप्लीकेशन सब कुछ पढ़ लिया था। आज अपन जीओसी के 4 नंबर वाले टॉपिक पे आते हैं जिसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बोला जाता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। हिंदी में इसको बोला जाता है अति संयुग्मन। अति संयुग्मन। देखो ऑर्गेनिक में किसी भी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देखने के लिए जो 3 फैक्टर काम में आते हैं, सबसे पहले उन्हीं 3 फैक्टर पर अपन चर्चा कर रहे थे। इंडक्टिव इफेक्ट था पहला फैक्टर हो गया, रेजोनेंस था वो हो गया, और तीसरा फैक्टर है हाइपर कॉन्जुगेशन जिसको अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए पहले मैं आपको कुछ की पॉइंट बता देता हूं इसके बारे में, उस पर आप ध्यान दीजिएगा कि होता क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसमें सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं। सबसे पहली चीज याद रखें कि हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसमें सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन काम में आएंगे। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से काम में आएंगे ये अभी अपन डिस्कस करेंगे। इसको बेतरनाथन प्रभाव भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको? बेतरनाथन इफेक्ट। इसके अलावा इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। नो बॉन्ड रेजोनेंस अति संयुग्मन है। इसमें ध्यान रखो कि प्रेरणिक प्रभाव से थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आता है। प्रेरणिक प्रभाव में क्या होता है, मान लीजिए ये है CH3, CH2, ये है प्लस चार्ज, ठीक है। एक मान लो ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये लगा दिया मान लीजिए प्लस चार्ज। एक मान लो ये है CH2 यहां लगा है प्लस चार्ज। तीनों फैक्टर में मैं डिफरेंस कर रहा हूं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए कि इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और अति संयुग्मन, इन तीनों में फर्क क्या होता है। सबसे पहला लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। कार्बन पर प्लस चार्ज है, कार्बोकेटाइन है, प्लस चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये गरीब है। एल्किल समूह मेथिल है, प्लस आई इफेक्ट, सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देता है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इसकी गरीबी कम हो रही है। ये गरीब है, इसकी गरीबी क्या हो गई? कम। इसका मतलब है जिस कार्बन पर प्लस चार्ज है, जो कार्बोकेटाइन है, उसको ये इलेक्ट्रॉन देकर कुछ स्टेबल करता है, उसकी गरीबी कुछ कम कर देता है। रेजोनेंस में क्या होता है, ये पाई बॉन्ड से रेजोनेंस सॉरी, इस प्रकार से ये डबल बॉन्ड इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर। तो इस कार्बन पर प्लस चार्ज है, इसका मतलब है ये गरीब था। यहां प्लस चार्ज हट गया, इसका मतलब है कि गरीबी क्या हो गई? समाप्त। तो आप मुझे ये चीज बताओ कि ऊपर वाले में केवल गरीबी कम हुई लेकिन नीचे वाले में गरीबी समाप्त हो चुकी है। तो ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? इस कार्बन पर प्लस चार्ज है, इसका प्लस चार्ज खत्म हो गया, इसका मतलब है नीचे वाला ज्यादा स्टेबल है। रेजोनेंस में पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन गए, कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर गए। अब अपन लेते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। प्लस चार्ज का मतलब वही कार्बोकेटाइन, गरीब कार्बन, ये सिग्मा, ये पाई बॉन्ड था, लेकिन यहाँ तीनों सिग्मा बॉन्ड है, तो ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा, इस हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। बताओ ये कार्बोकेटाइन स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। और इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने के लिए किसने अपने बलि दे दी? तो वो बलि किसने दी? हाइड्रोजन ने।
हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया और कार्बोकेटाइन को स्टेबल किया। तो याद रखो कि स्टेबिलिटी तो तीनों में मिलती है, सबसे ज्यादा कहीं स्टेबिलिटी मिलती है तो वो होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस के बाद कहीं स्टेबिलिटी मिलती है। देखो गरीबी यहाँ खत्म हुई, यहाँ पर भी गरीबी खत्म हुई, इसका मतलब है अति संयुग्मन 2 नंबर पे आएगा। सबसे लो फैक्टर है वो इंडक्टिव इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सहारा देने का काम एक ढोंग है केवल। कार्बोकेटाइन पर प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी लगा, इसका मतलब है कि मेथिल उसका केवल सहारा है, उसकी गरीबी खत्म नहीं होती, उसका स्टेबल होना इनके जितना नहीं हो सकता। तो स्टेबिलिटी में सबसे अच्छा फैक्टर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। ये दोनों सिग्मा बॉन्ड से, लेकिन रेजोनेंस किससे था? पाई बॉन्ड से। तो दोनों में फर्क पता चल रहा है ना। ये सिग्मा बॉन्ड से केवल इलेक्ट्रॉन देने का नाटक कर रहा है, लेकिन यहाँ सिग्मा बॉन्ड से पूरे इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं और उसको स्टेबल कर दिया जाता है। ये मैंने तीनों में डिफरेंस बता दिया। अब अपन आ जाते हैं अपने टॉपिक अति संयुग्मन पर। देखो अति संयुग्मन है, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है सिग्मा बॉन्ड एवं पी ऑर्बिटल के बीच, सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के बीच, और एक होता है सिग्मा बॉन्ड एवं पाई बॉन्ड के बीच। एक तो हो गया सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल, और एक होता है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। इसमें हम जो पढ़ेंगे वो है एक तो कार्बोकेटायन, एक इसमें अपन पढ़ेंगे फ्री रेडिकल, और यहां जिस टॉपिक की अपन चर्चा करेंगे वो टॉपिक क्या होगा? एल्कीन। तो याद रखना कि रेजोनेंस या इंडक्टिव इफेक्ट वो हर जगह लागू हो सकता है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं, इसकी कुछ लिमिटेशन है। और वो लिमिटेशन क्या है आप स्पष्ट रूप से देखते हो। केवल 3 चीजों में अति संयुग्मन काम में आता है, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल और एल्कीन। इसका मतलब है कि हमें 3 जगह ये पढ़ना है। सबसे पहले किसमें पढ़ेंगे? कार्बोकेटायन, फिर पढ़ेंगे फ्री रेडिकल, फिर किसमें पढ़ेंगे? एल्कीन। तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक पे आ रहा हूं, इस क्लासिफिकेशन को आप नोट डाउन करो, तब तक अपन चलते हैं कार्बोकेटाइन की तरफ। ये लीजिए, पहला अपन लेते हैं कार्बोकेटायन। इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इसको स्टेबल करते हैं, ये आपने देख लिया। अति संयुग्मन कैसे स्टेबल करते हैं ये भी आप देख लो। ये है CH3, ये है CH2, यहां लगा है प्लस चार्ज। प्लस चार्ज वाला कार्बन कार्बोकेटायन, और उस कार्बोकेटायन के पास वाला कार्बन एल्फा कार्बन। एल्फा कार्बन से जो 3 हाइड्रोजन जुड़ी हैं उनको बोला जाता है एल्फा हाइड्रोजन। कितनी एल्फा हाइड्रोजन है? 3। ये एल्फा हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल कर सकती हैं, तो ये कंडीशन हो जाएगी इस प्रकार से। सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन दिए तो पी ऑर्बिटल का इसमें क्या योगदान है? तो पी ऑर्बिटल का योगदान ये है कि इस CH2 प्लस में कार्बन का जो संकरण था वो क्या था? sp2। CH2 प्लस में जो कार्बन का संकरण था वो क्या था? sp2। जो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड से आते हैं वो इस p ऑर्बिटल में चले जाते हैं। ठीक है, त्रिकोणीय समतली का मतलब है कि इस प्रकार 1 2 3, इस प्रकार से 3 लाइनें 120 डिग्री पर, उस पर यूं इस प्रकार से खड़ा p ऑर्बिटल है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में चले जाते हैं। तो ये सिग्मा बॉन्ड और p ऑर्बिटल के बीच की ये घटना है जिसमें इस प्रकार की एक संरचना बनती है। अब आप मुझे ये बताओ कि ये हाइड्रोजन क्यों? ये हाइड्रोजन भी तो इलेक्ट्रॉन दे सकता था। यदि ये अपने इलेक्ट्रॉन देता तो प्लस चार्ज इस हाइड्रोजन पर आ जाता। यह हाइड्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता था, ऐसा होता तो प्लस चार्ज इस पर आ जाता। अब आप मुझे एक बात बताओ,
टोटल हमने अति संयुग्मन की कितनी संरचनाएं बना ली? 1 2 3 4। कितनी बनेगी? 4। जैसे अनुनादी संरचना बनती है वैसे अति संयुग्मन की संरचना बनती है। कितनी बना ली? यहाँ पे 4 बना ली। टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। संरचना कितनी बनी? 4। तो याद रखना कि हमेशा अति संयुग्मन जो संरचना होती है अति संयुग्मन संरचनाओं की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, वो याद रखना कि अल्फा हाइड्रोजन में एक ज्यादा जोड़ दो। अल्फा हाइड्रोजन 3 है तो संरचना 4 बनेगी, अल्फा हाइड्रोजन 10 है तो संरचना 11 बनेगी, एक ज्यादा बनती है। ये चीज आप विशेष तौर से ध्यान रखना। अगला एग्जाम्पल मैं फिर आपके समक्ष रखने जा रहा हूं, वो एग्जाम्पल है CH3 CH2, ये CH2, ये पॉजिटिव चार्ज। अब आप मुझे बताओ कि इसमें आपको कितने अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं? आराम से सोच के बताना, कोई जल्दी नहीं है। बिल्कुल सही आइडिया है आपका। मैंने आपको बताया भी था कि कार्बोकेटाइन के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन है और उसकी यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितनी होती हैं? 2। ये सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देगी तो इस प्रकार से बनेगा। ये लो, ये हाइड्रोजन हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस प्रकार से बन जाएगा। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो बताओ टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2। संरचनाएं कितनी हो गई? 3। कितनी संरचनाएं बनी? 3। तो यही बताया था कि अल्फा हाइड्रोजन जितने होते हैं उसमें एक ऐड कर दो। अब आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर हमने कार्बोकेटाइन को स्टेबल किया, इससे पहले एग्जाम्पल में भी कार्बोकेटाइन को स्टेबल किया। पहले वाला कार्बोकेटाइन ये था, अभी वाला कार्बोकेटाइन ये था, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि इन दोनों में इंडक्टिव इफेक्ट किसको ज्यादा स्टेबल मानता है? इंडक्टिव इफेक्ट तो कहता है कि मेथिल प्लस आई प्रभाव, एथिल का प्लस आई प्रभाव, एथिल का प्लस आई प्रभाव मेथिल से ज्यादा होता है। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बात करें तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, ये कहता है इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन अति संयुग्मन का कहना है कि जहां अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होती हैं वहां अति संयुग्मन की संरचनाएं ज्यादा बनेगी, और जहां संरचनाएं ज्यादा बनेगी वहां स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हैं। कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 3। इस पर कितने अल्फा हाइड्रोजन? 2। तो अल्फा हाइड्रोजन जितने भी होते हैं संरचना उससे एक ज्यादा, तो यहाँ अति संयुग्मन की संरचना बनेगी 3। यहाँ कितनी बनेगी? 4। तो 4 बनेगी, वो ज्यादा स्टेबल, 3 वाला कम। तो अति संयुग्मन इसको ज्यादा स्टेबल मानता है, इसको कम स्टेबल मानता है, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट इसको ज्यादा स्टेबल मानता है। तो दोनों प्रभाव एक दूसरे के विपरीत हो गए, तो किसको ज्यादा अपन प्राथमिकता देंगे उसके लिए ये मैंने आपको शुरू में बता दिया। पहले अपन रेजोनेंस की बात मानते हैं, फिर अति संयुग्मन की, और लास्ट में अपन किसकी मानते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट की। तो याद रखना कि इन दोनों में ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन कितनी है? 3 है। चलो अपन आगे और इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कार्बोकेटाइन के बाद वाला टॉपिक है उस पर आ जाते हैं। दूसरा अति संयुग्मन अपन देखते हैं फ्री रेडिकल में। इनकी जब मैं एप्लीकेशन बताऊंगा तब अपन स्टेबिलिटी की अपन वो चर्चा कर लेंगे। फिलहाल अति संयुग्मन होता कैसे है अपन वो डिस्कस कर रहे हैं। कार्बोकेटाइन में अति संयुग्मन अपन ने देख लिया, अब अपन अति संयुग्मन किसमें देखने जा रहे हैं? फ्री रेडिकल में। मान लीजिए इस प्रकार का एक फ्री रेडिकल है, CH3 CH2, ये लो ऐसे मैं बना देता हूं। इस पर एक इलेक्ट्रॉन है,
तो ये एक फ्री रेडिकल है, मुक्त मूलक है। तो मैं कह रहा हूं कि ये sp2 ट्राइगोनल प्लेनर कार्बन है, उस पर इस प्रकार से खाली p ऑर्बिटल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये हाइड्रोजन इसका होमोलाइटिक क्लीवेज किया, बंद आधा इधर तोड़ा आधा इधर तोड़ा, तो ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से देखो इस हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल बना, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? CH2। ये भी तो हो सकता था कि ये हाइड्रोजन अपने आधे इलेक्ट्रॉन इधर दे, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा करने से ये हो जाता और यही काम ये वाला हाइड्रोजन कर देता, तो इस प्रकार से फ्री रेडिकल स्टेबल हो सकता था। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर टोटल अति संयुग्मन की संरचनाएं कितनी बनी? 4। जिस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन दिखे उसको बोला जाता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के पास वाला कार्बन कहलाता है एल्फा कार्बन, उसकी हाइड्रोजन कहलाती है एल्फा हाइड्रोजन। एल्फा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनाकर होमोलाइटिक क्लीवेज द्वारा स्टेबिलिटी देती हैं। और यहाँ पर टोटल कितनी एल्फा हाइड्रोजन है? 3। तो यहाँ पर अति संयुग्मन की संरचनाएं कितनी बनेगी? 4 बनेगी। तो यहाँ पर फिर देख लो, ये ओड इलेक्ट्रॉन किसमें था? p ऑर्बिटल। इस p ऑर्बिटल का संबंध किससे हो गया? सिग्मा बॉन्ड से। तो कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल में पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं है। अति संयुग्मन है वो होता है सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का p ऑर्बिटल के साथ। तो यहाँ पर ये 2 चीजें हो गई। फ्री रेडिकल हमने देख लिया, इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल भी आपको बता दिया। अब अपन हाइपर कॉन्जुगेशन अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो कि सिग्मा बॉन्ड वर्सेस पाई बॉन्ड में चलता है, यानी एल्कीन में। ठीक है, अति संयुग्मन में तीसरा टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं मैं, एल्कीन। चलो एल्कीन में मान लो अपन ने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस एल्कीन की स्टेबिलिटी देखनी है, और स्टेबिलिटी देखने के बाद अपन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसकी भी अपन चर्चा कर लेंगे कि हाइड्रोजनीकरण की उष्मा कहाँ ज्यादा और कहाँ कम होती है। सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर एल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़ा होता है उसको बोलते हैं एल्फा कार्बन। वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। यहाँ पर एक ही एल्फा कार्बन है तो 3 एल्फा हाइड्रोजन होगी। तो 3 एल्फा हाइड्रोजन को मैं इस प्रकार से दर्शा रहा हूं। उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2। आप बताएं मुझे कि इस कार्बन का संकरण क्या होगा? sp2। sp2 के इस प्रकार से 3 सिग्मा बॉन्ड है, वो ट्राइगोनल प्लेनर है। एक p ऑर्बिटल है वो खाली पड़ा है, ये लो, ये वैकेंट p ऑर्बिटल हो गया इसका। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के इधर आएंगे और ये पाई बॉन्ड इस p ऑर्बिटल में चला गया। तो बताओ यहाँ सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ किस बॉन्ड का योगदान हुआ? पाई बॉन्ड का। बताओ क्या बनेगा? H, यहाँ C, इस हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, फिर CH, यहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर CH2, ये लीजिए इस p ऑर्बिटल वाले में ये माइनस चार्ज चला गया। ये मैंने अति संयुग्मन की पहली संरचना बना दी। अब आप मुझे बताओ कि ये वाला हाइड्रोजन भाग लेता तो क्या ये स्थिति हो सकती थी? बिल्कुल हो सकती थी। यदि ये वाला हाइड्रोजन भाग लेता तो बताओ ये स्थिति हो सकती थी क्या? तो बिल्कुल हो सकती थी, कोई शक नहीं है। और ये माइनस चार्ज वापस इधर चला जाए तो उस हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अपन ने अति संयुग्मन की जो संरचना डिस्कस की है, उस संरचना में आप गौर कर लो कि क्या अपन ने पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है। चलो तीनों प्रकार हो गए। अब अपन डिस्कस क्या करने वाले हैं
स्टेबिलिटी। अब अपन डिस्कस करने वाले हैं स्टेबिलिटी। अब वो स्टेबिलिटी किस किस की हो सकती है आप बताओ लगे सोच के। वो स्टेबिलिटी किसी कार्बोकेटाइन की हो सकती है, वो स्टेबिलिटी किसी फ्री रेडिकल की हो सकती है, वो स्टेबिलिटी किसी एल्कीन की हो सकती है। तीनों चीजें अपन ने पढ़ ली। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपके समक्ष रख रहा हूं, ध्यान से देखना उसे। एरोमेटिक यौगिकों में अति संयुग्मन दो प्रकार का बताते हैं, +H और -H। कुछ एग्जाम्पल रख देता हूं आपके सामने, देखो जैसे ये मान लो ये है CH3, गर्मी बहुत ज्यादा है आज दोस्तों। इसमें बताओ देखिए रेजोनेंस की कोई संभावना दिख रही है क्या आपको? सोच के बताओ, मैंने आपको रेजोनेंस पढ़ा दिया। रेजोनेंस में क्या होता था कि एरोमेटिक वलय से जो कार्बन जुड़ा है उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर या पाई बॉन्ड होना चाहिए था। उसके आधार पर डिपेंड होता है कि वो +R होगा या -R होगा, लेकिन यहाँ पर उन चारों में से कोई भी चीज नहीं है। तो ये सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देकर सिस्टम में रेजोनेंस उत्पन्न कर देगा। तो ये इफेक्ट कहलाता है +H। सिग्मा बॉन्ड से कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो +H, सिग्मा बॉन्ड से कोई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो उसको क्या बोला जाता है? -H। ये लो यहां माइनस चार्ज आ गया, ये माइनस चार्ज इधर, ये इधर। बताओ चार्ज कहां चला जाएगा? पैरा पर चला जाएगा, डबल बॉन्ड CH+। ये माइनस चार्ज इधर, ये वापस चला गया ऑर्थो पर, फिर डबल बॉन्ड CH2, ये H+, फिर ये यहां, ये वापस यहां, तो अंत में ये पाई बॉन्ड घूम गए, ये CH3 बन गया। अब आप मुझे बताओ कि इसको अपन रेजोनेंस बोलेंगे क्या? बिल्कुल ये रेजोनेंस ही है, लेकिन ये रेजोनेंस है वो किसी भी पाई बॉन्ड के थ्रू या लोन पेयर के थ्रू शुरू नहीं हुआ है, ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू शुरू हुआ। इसका मतलब है कि इसको +H इफेक्ट कहा जाता है। और इसकी जगह मान लीजिए मैंने ये ले लिया होता CX3, X हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो कार्बन हेलोजन में हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचता है। कोई सा भी हेलोजन हो यहाँ नेगेटिव चार्ज लाएगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये सिग्मा बॉन्ड टूटने से यहाँ भी रेजोनेंस शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज है वो चला जाएगा ऑर्थो पर, यहाँ डबल बॉन्ड, ये दो हेलोजन और इधर X-, फिर ये प्लस चार्ज कहाँ आ जाएगा? पैरा पे। देखते चलो, पैरा यहाँ डबल बॉन्ड और इधर हो जाएगा CX, इधर है X-, फिर ये आ जाएगा वापस ऑर्थो पर। ये लीजिए ऑर्थो पर प्लस चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड CX, X और इधर X-, फिर ये इधर और ये इस तरफ, तो अंत में फिर से पाई बॉन्ड घूम जाएंगे और सब अपनी अपनी जगह आ जाएंगे। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा? बिल्कुल रेजोनेंस ही है ये, ठीक है। लेकिन ये रेजोनेंस किसी लोन पेयर या पाई बॉन्ड से शुरू नहीं हुआ है, बल्कि ये रेजोनेंस भी किसी सिग्मा बॉन्ड ने शुरू किया था। और इसके कारण सिस्टम में जो एरोमेटिक वलय है उस एरोमेटिक वलय में पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, इसका अपन डीएक्टिवेशन कर चुके हैं, तो इसको बोला जाता है -H इफेक्ट। सिग्मा बॉन्ड से पूरे इलेक्ट्रॉन डोनेट किए +H, सिग्मा बॉन्ड से पूरे इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो ये क्या हो गया? -H हो गया। तो ये दोनों प्रकार के इफेक्ट हो गए। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं।
अब आप मुझे एक बात बताओ कि एक है CF3, एक है CCl3, एक है CBr3, एक है CI3, फिर से CF3, CCl3, CBr3, CI3। ये किसी एरोमेटिक वलय पे लगाए हैं, जैसे ये एरोमेटिक वलय है, इस पर हमने लगा रखा है CX3, और वो X क्या क्या हो सकता है वो मैंने आपके सामने लिख दिया। तो मुझे बताओ कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें -I इफेक्ट किसका ज्यादा होता है? फ्लोरीन का होता है। 3 फ्लोरीन जुड़े हैं, इसका मतलब है कि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये उससे कुछ कम खींचेगा, ये और कम खींचेगा, ये सबसे कम। ये इनका कौन सा इफेक्ट है? -I इफेक्ट। अति संयुग्मन की बात करूं तो बताओ कार्बन फ्लोरीन और कार्बन आयोडीन में दुर्बल बंध कौन सा है? कार्बन आयोडीन होगा। तो -H इफेक्ट की बात करूं, जो कि सिस्टम में रेजोनेंस शुरू कर देता है, वहां पर CI3 सबसे पहले आता है। तो हमें पता है कि रेजोनेंस के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन आता है। इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा स्टेबिलिटी कौन देता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो मान लो किसी सिस्टम में बेंजीन वलय से CF3 जुड़ा है, उसी सिस्टम में बेंजीन वलय से CI3 जुड़ा है, तो सिस्टम में ज्यादा स्टेबिलिटी कौन देगा? CI3 देगा। दोनों का -I इफेक्ट होता है, दोनों का -H इफेक्ट होता है, लेकिन H इफेक्ट है वो ज्यादा किसका होता है? CI3 का। इसका -H ज्यादा, इसका -I ज्यादा। दोनों ही बेंजीन वलय का क्या करते हैं? डीएक्टिवेशन, निष्क्रियण कर देते हैं। लेकिन अति संयुग्मन है वो ज्यादा मानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से, तो याद रखो कि ज्यादा निष्क्रियण यहां होगा और वहां कुछ कम होगा। ये अपन ने बात कर ली अति संयुग्मन और हाइपर कॉन्जुगेशन की तुलना की। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुनना। अनुनाद है वो ऑर्थो और पैरा पर इक्वल डेंसिटी से चलता है। इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस आधारित फैक्टर है। इप्सो स्थिति पर सबसे ज्यादा, देन ऑर्थो, देन मेटा, देन पैरा। और हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो हाइपर कॉन्जुगेशन है ये भी ऑर्थो और पैरा पर इक्वल डेंसिटी से होता है। अब मैं आपको हाइपर कॉन्जुगेशन की कुछ एप्लीकेशंस बताने जा रहा हूं। ये एप्लीकेशंस 3 टाइप की होगी। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की मैं चर्चा करूंगा, फ्री रेडिकल की मैं चर्चा करूंगा, इसके अलावा एल्कीन है उसकी भी चर्चा करूंगा कि कौन सी एल्कीन लेस स्टेबल है, कौन सी एल्कीन मोर स्टेबल है। सबसे ज्यादा यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज है कि नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज, देन स्टेबिलिटी भी क्या होगी? इंक्रीज। ऐसा मैं अभी आपको एल्कीन के लिए नहीं बता रहा, मैं केवल फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन के लिए बात कर रहा हूं कि नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, देन स्टेबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा ही होगी। इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए एक ये है, ठीक है, एक मान लो ये है, इनमें से मैं आपको पूछ रहा हूं कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी कम है। तो कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल के लिए मैंने आपको बता दिया कि उस कार्बन से पास वाला कार्बन होता है एल्फा कार्बन, और उसकी हाइड्रोजन क्या कहलाती है? एल्फा हाइड्रोजन। तो बताओ इस फ्री रेडिकल के पास वाला ये एल्फा,
ये अल्फा। पॉजिटिव चार्ज वाले के पास का अल्फा, ये अल्फा। पॉजिटिव चार्ज वाले के पास का कार्बन अल्फा, फ्री रेडिकल के पास वाला अल्फा, ये फ्री रेडिकल इसके पास वाला क्या है, अल्फा। तो मुझे बताओ कि यहाँ कितनी हाइड्रोजन है, 3। यहाँ कितनी हाइड्रोजन है, 1। टोटल कितनी हुई, 4। यहाँ कितनी है, 3। यहाँ कितनी है, 2। टोटल कितनी हुई, 5। यहाँ कितनी है, 2। यहाँ कितनी है, 1। और इस पर कितनी है, 2। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं अति संयुग्मन की संरचना उससे एक ज्यादा बनती है। यहाँ 4 अल्फा हाइड्रोजन है तो अति संयुग्मन की संरचना मान के चलो कितनी बनेगी, 5। यहाँ टोटल 5 है तो यहाँ संरचनाएं बनेगी 6। यहाँ 2 है तो संरचनाएं बनेगी 3। यहाँ 2 है तो संरचनाएं बनेगी 3। यहाँ 1 है तो संरचनाएं बनेगी 2। तो हमें बोले ज्यादा स्टेबिलिटी कौन देगा, तो 6, जिसमें 6 संरचना बनती है। फिर कौन सा, 5 वाला, फिर कौन सा, 3 वाला, और लास्ट में कौन सा आ जाएगा, 2 वाला। तो हमें अल्फा हाइड्रोजन चेक करने पड़ते हैं अति संयुग्मन के लिए। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज, देन स्टेबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज। अब अपन कल और एप्लीकेशंस में कुछ टॉपिक पे चर्चा करेंगे और वो अपनी चर्चा एल्कीन, कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल पर रहने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप देखते रहें और ध्यान से इसको नोट डाउन करते रहें। थैंक यू।